सम्मानीय सभामुख महोदय, यही 2077 साल जेठ 10 गते रुकुमको चौरजहारी सोतीमा भएको सांघातिक हमलाबाट भएको जुन विभत्स हत्याका घटनाको सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो घटनाप्रति घोर आपत्ति, घोर भर्त्सना र घोर निन्दा गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, उक्त घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउने हत्या भएका नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार, गोविन्द शाही को हत्या भएकोमा सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र अन्य घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, यही सदनमा, यही प्रतिनिधि सभामा सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटक पटक सदन चल्दाखेरि यो विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक यो सदनमा उठाएको थियो, जति गम्भीरतापूर्वक यो घटनामा एउटा सर्वदलीय संसदीय समितिको गठन हुनु पर्दछ भनेर यही सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक माग राखेको थियो सभामुख महोदय। तर यही सदनमा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो संसदीय समितिको गठन नभएको कारणले आज पुनः फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो विषयमा बोल्नको लागि, यहाँ उठ्नको लागि यही सदनबाट, यही राज्यले हामीलाई यहाँ बाध्य गराएको छ। सभामुख महोदय, आज हामीले बोल्नुपर्ने बाध्यताको सृजना भयो जब सुरुमा यो घटना घटेको थियो। रुकुममा यो घटना घट्ने बित्तिकै यही सदनमा हामीले माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट हामीले जानकारीको माग गर्यौं। यहाँ माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जानकारी दिँदै गर्दाखेरि उहाँका अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त शङ्कास्पद भए। सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले भन्नुभयो यो घटनामा नवराज विक लगायतका अरू व्यक्तिहरू दौडिँदै भेरी नदीमा हाम फालेर यहाँ मृत्यु भएको छ भनेर गलत बयान यो बयान संसदमा दिनुभयो। सभामुख महोदय, घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो घटना कुनै मृत्यु भएको होइन। सभामुख महोदय, यो घटनामा सामूहिक ढङ्गबाट नरसंहार भएको छ। सभामुख महोदय, 6 जना युवाहरूको त्यहाँ हत्या गरिएको भन्ने कुरा पोस्टमार्टमबाट पुष्टि भइसकेको छ। नदीमा डुबान गरेर मर्ने व्यक्तिको पोस्टमार्टम र हत्या गरेका व्यक्तिहरूको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बाहिर आउँदै गर्दाखेरि 6 जना युवाहरूको हत्या भएको कुरा पोस्टमार्टमको मेडिकल जाँचले पुष्टि गराएर माननीय गृहमन्त्रीको बयानलाई निस्तर बनाएको छ। सभामुख महोदय, तर यो घटना अत्यन्त गम्भीर घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौं। सभामुख महोदय, तर यो घटनाको बारेमा जुन ढङ्गबाट 10 गते यो घटना भयो, जुन ढङ्गबाट त्यहाँको वडा अध्यक्ष लगायतको अगुवाईमा यो नरसंहार जुन किसिमको घटना भयो, त्यहाँको पुलिस प्रशासनलाई टुलटुल हेर्नको लागि बाध्य बनाएर सहयोगीको रूपमा जुन किसिमबाट प्रयोग गरियो, जुन किसिमबाट गाउँले 200-300 जनाले गएर त्यहाँ जुन किसिमबाट हतियारहरू लिएर जुन किसिमबाट हत्या गर्ने योजनाबाट जुन घटनाहरू भयो, तर त्यस पश्चात राज्यका अभिव्यक्तिहरू, माननीय गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू, राज्यको अनुसन्धान गर्ने महान्यायाधिवक्ताका अभिव्यक्तिहरू लगायतको राज्यबाट जुन किसिमबाट यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्नको लागि, यो घटनालाई फिर्तलो बनाउनको लागि, यो घटनाको अनुसन्धानलाई राज्यको प्रभाव पार्नको लागि र यो घटनालाई हल्का बनाउने किसिमबाट जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल आशंकित भयो। सभामुख महोदय, सशंकित भयो। सभामुख महोदय, त्यही यो घटनालाई फेरि निर्मला पन्तको घटना जस्तै फेरि राजनीतिकरण गर्ने, अपराधीलाई उम्काउने, न्याय पाउन नसक्ने पीडित वर्गले क्षतिपूर्ति नपाउने र फेरि माथिलाई चैन सानालाई ऐन भन्ने कुरा जुन अहिलेको यो सरकारले जुन किसिमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको छ, त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल अझै सशंकित भएको हुनाले आज पुनः
फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई यो सदनमा अत्यन्त गम्भीरताको साथ उठाएर संसदीय समितिको माग गर्न जरुरी भएको महसुस गरेर आज यो आवाज हामीले यहाँ उठाइराखेका छौँ सभामुख महोदय। यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो घटनामा अपराध मात्रै भएको होइन सभामुख महोदय, यो घटना मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको छ सभामुख महोदय। जातीय विभेदको लागि हामी हजारौं वर्ष लड्यौं। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पास गर्यो, घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, संविधानमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौं, कानुनमा हामीले यो जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्नेछौँ होइन भने दण्डनीय हुनुपर्छ भनेर लेख्यौं। तर यो अपराधी न त राज्यसँग डरायो न त कानुनसँग डरायो सभामुख महोदय। आज सारा नेपाली जनताको मन दुखेको छ। त्यति मात्रै होइन, जातीय विभेदको आधारमा जुन किसिमबाट दलित समुदायमाथिको 1/4 दलित समुदायको अस्मितामाथि जुन धावा बोलेको छ यो परिवर्तनकारी सरकारले, त्यसको धज्जी आज उडेको छ सभामुख महोदय। तर म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पास गरेका छौँ। युएनओमा हामी जातीय विभेदको उन्मूलनको महासन्धिको प्रतिवेदन पेश गर्दै जाँदाखेरि सभामुख महोदय यो घटनालाई कुन रूपबाट हामीले त्यहाँ लेख्नेछौँ, त्यो प्रतिवेदनमा कुन रूपबाट हामी मानव अधिकारका संरक्षक छ भनेर लेख्नेछौँ सभामुख महोदय। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, घोषणा पत्रहरू, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनको धज्जी उडाएको हुनाले अहिले हामी बाहिरबाट राज्यले जुन छानबिन गरिराखेका छौँ भनेर गृह मन्त्रालयले यहाँ जानकारी दियो, संसदलाई त्यसमा विश्वास छैन। यो विषयलाई संसदले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्दछ र यही सदनबाट यसको गम्भीर सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी भएको हुनाले सभामुख महोदय संसदबाट सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आजको बैठकमा फेरि आग्रह गर्दछ सभामुख महोदय। र म अन्तमा निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, म स्मरण पनि गराउन चाहन्छु, संसदीय अभ्यासमा यस्ता गम्भीर घटना हुँदै जाँदाखेरि संसदमा यस्ता किसिमका संसदीय समिति नबनेका पनि होइनन्। हिजोको दिनमा गम्भीर अवस्थामा गम्भीर जनताको विषयमा संसदमा यस्ता समितिहरू गठन पनि भएका छन्। आज हामी सिरियस छौँ कोरोना भाइरसको रूपमा, यहाँ छलफल हुनुपर्छ, बजेट चुहावटको बारेमा यहाँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। तर आज मानवता विरुद्धको, दलितलाई विभेद गर्ने गरी हाम्रो समाजले जुन हिंसा घटना गर्यो, त्यो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्नको लागि कुनै राजनीतिक ढाकछोप हामीलाई स्वीकार छैन। तर पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र अपराधीलाई तुरन्त भन्दा तुरन्त कुनै पनि राजनीतिक खोलको आडमा उसलाई मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर म अन्तमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। जबसम्म सम्मानीय सभामुख महोदय यो संसदले यो विषयलाई सर्वदलीय संसदीय समितिको गठन हुँदैन भनेर जबसम्म त्यो कुरा यहाँमा आश्वस्त हुँदैनौँ, जबसम्म समिति गठन हुँदैन तबसम्म हामीलाई थाहा छ अहिलेको महत्त्वपूर्ण समय भए तापनि यो विषय त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले, यो मानवता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले, यो विभेद र असमानतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले जबसम्म सर्वदलीय संसदीय समितिको गठन हुँदैन हामी यो सदनलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मेरो रुलिङ त कमसेकम आनन्दले बसेर सुनिदिनु न, बसिदिनुहोस्, म रुलिङ गर्दैछु। रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरझारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यसपछि समय ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको
घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे लें, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उमले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उमलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे, हम लोग समय मैं एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल के संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे, नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय।
माननीय श्री अमृता देवी अग्रहरी, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभा, 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है, उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। मान्य सदस्य अहिले बस्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है, वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा करके मान्य सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है, ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषा में बोल्नु होला, विषयमा केन्द्रित भएर बोल्नु होला। यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए, और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए। सभामुख महोदय, यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, किसी भी बात का एक सीमा होता है, सीमा से बढ़ करके आवाज उठाया जा रहा, अपमान किया जा रहा है। हिंदी में जो बोलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपके कार्य व्यवस्था के तहत शुरू में हम लोगों ने जब शपथ ग्रहण लिया था, उस समय पूछा गया था कि आप किस भाषा में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोगों ने अपना अपना उद्देश्य के तहत, जिसमें हमको सरलता होती है, हिंदी में भी जिसको जो अपना सहज होता था, उस अनुसार हम लोगों ने लिखित दिया था, और हिंदी में हम लोग बोलने के लिए शपथ ग्रहण लिया। और हिंदी में बोलने के लिए इस तरीके से हमारे ऊपर जो है छीटाकशी होता है, अपमान होता है। हम ये कहना चाहते हैं सभामुख महोदय कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कोई ब्रिटिश का नागरिक नहीं होता। जिस भाषा को, जिसको सरलता होती है, उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है सभामुख महोदय। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस सदन से कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो मदेशिया है, क्योंकि मदेश ही देश के चारों तरफ, 3 तरफ मदेशी का बसोबास है, जहाँ पे आज तक 1 इंच भी जगह मदेशियों के रखवाली के तहत किसी में हिम्मत नहीं हुआ। समय सकियो, टुंग्याउनु, जो आकर के आक्रमण कर सके। लेकिन आज जो सीमा को लेकर बात उठ रही है सभामुख महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कागज के टुकड़ा में, कागज का जो नक्शा है, उसमें कोर देने से हमारे नेपाल का जगह फिरता आने वाला नहीं है। आप कोर लीजिए नैनीताल, आप कोर लीजिए हरिद्वार, आप कोर लीजिए खटमाय और पिथौरागढ़, जहां भी कोर लीजिए, उससे हमें नहीं मिलने वाला है। और भारत के लोग भी अपने नक्शा में काठमांडू और पोखरा अपने नक्शा में कोर लें, उससे भारत को भी नहीं मिलने वाला है। यदि जाने अनजाने में पहाड़ी शासकों ने जगह को बेचा है, तो उसको वार्ता के टेबल के माध्यम से हमें वापस लाना चाहिए सभामुख महोदय। जगह बेच करके और नौटंकी करने से जगह वापस नहीं आता है। इसके लिए कूटनीतिक वार्ता के टेबल पे बैठिए और जगह को वापस लाइए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं इस देश के शासक लोग, तो कुर्सी से राजीनामा दे, कुर्सी छोड़ दे, मदेशिया उस कुर्सी पे बैठ करके और देश को वापस लाएगा। यदि वाकई हमारे देश के भूभाग आक्रमण हुआ है, तो मैं इतना ही कह करके आप लोगों के समक्ष
एक शब्द और कह देना चाहती हूँ। नागरिकता के विषय में भी हमारे माननीय जी ने आवाज उठाया कि एक सांसद के पास 2 नागरिकता है। मैं कहती हूँ वो नागरिक